Hello everyone, welcome to Learning and Solution. Hope you've been enjoying our previous lectures. Today we are ready with a brand new poem for all of you. That is the second poem of your book Hornbills, The Laburnum Top. This particular poem has been written by Ted Hughes. Now, Ted Hughes is actually a British poet who writes basically about animals, चिल्ड्रन जो उनकी पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द लिखी गई है, बच्चों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, क्योंकि टेड का ये मानना है कि खास तौर पे जो ये एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो ये ट्रीज हैं, इन सब के अंदर भी एक स्पिरिट, ह्यूमन लाइक स्पिरिट होती है और वो उनको बहुत ज़्यादा टच करती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, तो वो उसके ऊपर अपनी पोएम्स लिखते थे. तो वन ऑफ द पोएम्स विच इज़ बेस्ड ऑन अ ट्री एंड अ बर्ड is Laburnum Top. So before actually going through the poem, let's first try and figure out what is the theme of the poem. इस particular poem को लिखा गया है तो उसका central idea क्या है, उसकी theme क्या है. Now the theme of this poem is firstly the monotonous life. द बोरिंग लाइफ विच ह्यूमन बींग्स लिव. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे डेली रूटीन जो हैं इतने ज़्यादा नीरस होते हैं, इतने ज़्यादा बोरिंग होते हैं कि हम एक ऐसा लगता है लाइवलीनेस ही नहीं है हमारी लाइफ में. जो मोनोटोनस लाइफ है उसको चेंज किया जा सकता है कैसे? विद स्लाइट चेंज इन रूटीन. अगर हम अपने रूटीन में थोड़ा सा भी चेंज ले आए तो हमारी जो डल लाइफ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, उसमें लाइवलीनेस आ जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा जो एक हमारी रोजमर्रा की लाइफ है उसके अंदर. जो सेकंड इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है वो है टू हेल्प ईच अदर. अगर ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की हेल्प करके रहें, तो एक बहुत ही मज़ेदार रिलेशनशिप बन सकता है. तो हमें ये इस पर्टिकुलर पोएम में इस ट्री से और बर्ड से जो इस पोएम के अंदर है एक लेसन सीखने को मिलता है कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हमारी लाइफ्स जो हैं वो और मीनिंगफुल बन जाती हैं. सो लेट्स begin reading the poem together. The laburnum top is silent, quite still. The laburnum top. So before actually going into the depth of the poem, let's try to understand what the laburnum tree is like. The laburnum tree जैसे आपकी बुक में बना हुआ है exactly ऐसा होता है. ठीक है, एक छोटा सा ट्री होता है जिसकी ब्रांचेस जो हैं वो हैंग हो रही होती हैं, लटक रही होती हैं और येलो कलर की होती हैं. तो इसी तरीके का ये येलो कलर का ट्री होता है और ये ट्री जो है ये एक पॉइजनस ट्री होता है. तो हमें इस पोएम से ये भी सीखने को मिल रहा है कि दो द ट्री इज पॉइजनस, still it is of some help to the goldfinch. What help it is going to do we will read in the poem itself. थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बना के रखते हैं, आगे जानेंगे कि कैसे उसने हेल्प करी. ठीक है, फिलहाल हम इतना ही अपने माइंड में रखेंगे that the tree is a yellow tree, a tree with yellow leaves and it is a poisonous tree. इसके जो ब्रांचेस हैं वो हैंग हो रही होती हैं. ये मीनिंग आपके बुक में एट द बॉटम ऑफ द पेज भी दिया हुआ है. Quite still in the afternoon yellow September sunlight. It is the afternoon time when the setting of the poem has been thought about. Laburnum tree है, ऑटम सीजन है एंड क्योंकि ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है, तो उस समय क्या हो रहा है, सारे लीव्स जो हैं वो
फॉल हुए हैं, गिरे हुए हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ लीव्स जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं, उनके सीड्स जो हैं वो गिरे हुए हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन। इस समय फर्स्ट स्टैंजा में हमें क्या दिख रहा है? वेरी क्वाइट लेबेनम टॉप जो है, जो उस ट्री का टॉप है, वहां पर कोई भी आवाज नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। दिस रेफर्स टू द डल रूटीन मोनोटोनस लाइफ ऑफ आवर डेली रूटीन। टिल द goldfinch comes. Goldfinch is a small bird. It is mentioned here in your book also. A small singing bird with yellow feathers on its wings. एक्चुअली ये जो बर्ड है ये देखने में एक चिड़िया जैसी लगती है, एक स्पैरो जैसी लगती है। इट इज एक्चुअली कॉल्ड सुनहरी चिड़िया। द goldfinch looks like a sparrow. It's a small bird with golden feathers. With a twitching chirrup, chirrup means चहचहाना, जो chirping की आवाज है, इस goldfinch ने एक chirping की आवाज करी, चहचहाने की आवाज करी, और suddenly, suddenness से a startlement at a branch end, and on the branch end of the tree, उस tree की टहनी के end पे आकर ये चिड़िया जो है एक हल्की सी चहक कर बैठ गई अचानक से। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. Then sleek as a lizard, कौन सा poetic device है यहाँ पे यूज हुआ? Sleek as a lizard, simile. हमने पहले भी ये पोएटिक डिवाइस को समझा हुआ है, बट हम यहाँ पे एक बार दोबारा समझेंगे। जब हम दो नाउन्स की क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं और दो नाउन्स में सिमिलैरिटी शो करना चाहते हैं, तब हम सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज करते हैं। तो ये बर्ड है, उसको एक लिजर्ड से कंपेयर किया गया है, एक स्लीक सी लिजर्ड, स्लीक थोड़ी पतली सी लिजर्ड, जो एकदम से लिजर्ड की मूवमेंट कैसी होती है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जब लिजर्ड वॉल पे बैठी होती है तो बहुत देर तक सिर्फ अपने प्रे को, अपने जिस पे भी उन्होंने अटैक करना है उसको देखती रहती है और अचानक से आगे की तरफ बढ़ती है। जो मूवमेंट है वो बहुत अब्रप्ट होता है और अलर्ट होता है। इट इज वेरी अलर्ट, उसको आसपास के मूवमेंट के बारे में पता होता है, बहुत चौकन्नी रहती है लिजर्ड, right? So the movement of the goldfinch is also like that. Fine, it sat on the edge of the branch and just like a lizard, aware about its surrounding, आसपास के बारे में खूब ध्यान है और एकदम से जो है वो एक अब्रप्ट मूवमेंट से वो आगे की तरफ को बढ़ती हैं। डाली में एज पे बैठी हुई है, अब अंदर की तरफ को आती हैं, ब्रांच से अंदर की तरफ को ट्री के। She enters the thickness and a machine starts up. She enters the thickness. The thick branches of the tree and a machine starts up. ये बहुत ही important lines हैं हमारे लिए। And a machine starts up. Here the poetic device used is metaphor. Before actually continuing further, it is important for us to understand what is the difference between a simile and a metaphor. ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये दोनों पोएटिक डिवाइसेस बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। अभी हमने सिमिली की बात की थी। सिमिली मीन्स हमें दो नाउन्स को कंपेयर करना है और जब हम उनकी क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं तो हम सिमिली यूज कर रहे हैं। सिमिली को
फाइंड आउट करने का, आइडेंटिफाई करने का एक लेमैन का तरीका ये है कि उसमें एज या लाइक वर्ड्स यूज हुए हुए होते हैं, ठीक है, एज या लाइक वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज रेड एज अ रोज. So we are comparing the redness of the cheeks of a girl, maybe fine, with a rose. So what are we using here? हमने एक रोज की क्वालिटीज को कंपेयर किया गर्ल की रेडनेस ऑफ चीक से, हम सिमिली यूज कर रहे हैं. अभी हमने अपनी पोएम में क्या यूज सिमिलैरिटी देखी थी? सिमिलैरिटी इन द मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड एंड द गोल्ड फिंच, है ना. He fought like a lion. He fought like a lion. एक शेर की तरह वो लड़ा, ठीक है, जैसे एक शेर लड़ता है. शेर कैसा होता है? बहुत ही करेजियस होता है, दहाड़ के लड़ता है, फेरोशियस होता है, ठीक है ना, बहुत ही मेजेस्टिक उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं. तो हमने किसी पर्सन को कंपेयर किया शेर की क्वालिटी से, शेर से. अब मेटाफर क्या है? हमने कंपैरिजन जरूर किया, लेकिन हमने एक नाउन को दूसरे नाउन की फॉर्म ही दे दी, ठीक है. इसे एक्सप्लेन करने का तरीका ये है, ही वॉज अ लायन इन द बैटलफील्ड. जंग के मैदान में वो एक शेर की तरह लड़ा. ही वॉज अ लायन मीन्स मैंने उसकी एक पर्सन की क्वालिटीज को लायन से कंपेयर करके पर्सन को लायन का ही फॉर्म दे दिया, वो लायन ही था. तो जहां पर हम एक नाउन को दूसरे नाउन का फॉर्म ही दे देते हैं, दैट particular place is called a metaphor. We use the literary device metaphor in such cases where one noun is given the form of the other noun. In our poem, it is important for us now to understand that the machine starts up. अब लेबनम ट्री के ऊपर मशीन कहां से आएगी? There is actually no machine there. What is there? The movement on the branch of the tree has been compared to a machine. जैसे मशीन स्टार्ट होने पे गड़गड़ाहट होती है, एक हलचल होती है, एक अजीब सी कंफ्यूज सी आवाज होती है, वैसे ही गोल्ड फिंच के आते ही ब्रांच हिलने लगी, वहां पर कुछ मूवमेंट हुआ, ऐसा मूवमेंट हुआ ऐसे लगा जैसे मशीन स्टार्ट कर दी हो किसी ने, है ना. तो मशीन की गड़गड़ाहट, वो मूवमेंट, वो आवाज हैज बीन कंपेयर्ड टू द साउंड विच हैज स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री. तो है ना मेटाफर यहां पर. और ये आवाज किस चीज की? अब मशीन में तो मशीन की आवाज होगी, जो मशीन के इंजन है या मशीन की जो भी मोटर है उसकी आवाज होगी. हमारे ट्री पे क्या है? ट्री पे किस चीज की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ऑफ चिटरिंग्स and a tremor of wings and trillings. Chittering means again sound of chirping. चिड़ियों की चहकने की आवाज है. Tremor of wings, उनके विंग्स को फड़फड़ाने की आवाज है. And trillings है. Trillings means again the sound created by the sound of the birds together. The whole tree trembles and trills. इस वजह से जैसे ही गोल्डफिंच आई और डाल के ऊपर, ब्रांच के ऊपर बैठी, वैसे ही पूरे उस ब्रांच के ऊपर चर्पिंग की आवाज आने लग गई, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी, बहुत सारा केओटिक सा आवाज वहां से आने लगा और पूरा ट्री ट्रेम्बल करने लगा, शेक करने लगा, हिलने लगा. एंड मानो की पूरे ट्री से एक केओटिक आवाज आने लगी, पूरे ट्री से. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रिल्स. अगर एक ट्री ट्रेम्बल कर रहा है और ट्रिल कर रहा है, what we are doing? We are giving attributes of human beings. Actually human beings tremble करते हैं, human beings sounds निकालते हैं. एक ट्री तो नहीं निकाल सकता, it's an inanimate object, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है.
तो जब हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को या एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग्स के एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, तो हम एक इंपॉर्टेंट अनदर पोएटिक डिवाइस का यूज कर रहे होते हैं वहां पे, विच इज personification. It is the engine of her family. It is the engine of her family. Who is the engine of her family? There is no engine on the tree as such. We have compared the goldfinch to the engine of अ मशीन. अभी हमने इससे पहली वाली लाइन में क्या पढ़ा था कि जैसे ही गोल्डफिंच आके उस पर्टिकुलर ब्रांच पे बैठी तो पूरा ब्रांच हिलने लग गया, मानो जैसे कि कोई मशीन चलने लग गई हो. मशीन को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? या तो मुझे कोई इंजन चाहिए या कोई मोटर चाहिए. तो जो गोल्डफिंच है, इट इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक द इंजन ऑफ अ मशीन. उसके आते ही पूरी मशीन चालू हो गई और गड़गड़ाहट की आवाज और खूब आवाज वहां से आने लग गई. तो व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड इज दैट इंजन ऑफ अ फैमिली, यहां पर हमने एक और पोएटिक डिवाइस यूज किया है, मेटाफर. The engine of a family is the goldfinch, and it here refers to the goldfinch. The goldfinch is the engine of her family. She has been compared to something which can provide energy, something which can give a startup to a machine, and here it is the goldfinch which is doing this. She stokes it full. Very important. She stokes it full. Stokes का क्या मतलब होता है? जैसे हम एक मशीन के अंदर कोयला डालते हैं, तो कोयला डालते हैं और उसको हम एनर्जी देते हैं कि उसके अंदर आग जले और वो मशीन को चलने का एक एनर्जी मिले. तो जो फ्यूल डालने का एक्शन होता है उसको स्टोक कहते हैं. फ्यूल मींस ईंधन. किसी भी तरीके का हमने एनर्जी प्रोवाइड किया. आप कार में अगर पेट्रोल या डीजल नहीं डालोगे तो कार नहीं चलेगी, तो हम उसको स्टोक करते हैं जब हम उसके अंदर कोई भी फ्यूल डालते हैं. किसी भी मशीन के अंदर फ्यूल डालने के एक्शन को स्टोक कहते हैं. Stoke means to add fuel. और फ्यूल कैसे ऐड करती है ये गोल्डफिंच? शी फीड्स हर फैमिली. अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. द बर्ड हैड गॉन इन सर्च ऑफ फूड. वो आकर उस ट्री की डाल पर बैठी. ट्री की डाल पर बैठते ही खूब वहां पर जो है चिड़ियों के चहकने की आवाज आने लगी, क्योंकि वहां पर जो चिड़िया की फैमिली, उसके बच्चे उधर लैबर्नम टॉप की एक ट्री के ब्रांच के ऊपर उसके नेस्ट में थे. शी हैज गिवन देम फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ फूड. जैसे ही उसने अपनी यंग वंस को खाना दिया तो खूब वहां पर आवाज आने लगी. तो वो अपनी फैमिली को एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं. ठीक है ना? Then flirts out to a branch end, and then after giving the energy to her family, she slowly flirts out, means she slowly moves out. टू द एंड ऑफ द ब्रांच. ब्रांच के एंड से धीरे धीरे अंदर की तरफ आई थी और अब अंदर आकर अपने यंग वंस को खाना देकर वो धीरे धीरे वापस ब्रांच एंड तक पहुंच गई. शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. दिस मीन्स दैट शी शोज हर, किसको दिखाएंगी? अपने यंग वंस को, अपने छोटे बच्चों को अपना फेस एक बार दिखाकर, जो उनका फेस एक बार्ड मीन्स स्पॉटेड.
एक्चुअली में जो गोल्ड फिंच है उसके फेस पर खास तौर पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, तो वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस सुनहरी चिड़िया को पहचानने का एक तरीका ये है कि वो उनके फेस के ऊपर, इस चिड़िया के फेस के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, तो अपना वो स्पॉट्स वाला फेस, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान वो अपने बर्ड्स को, अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को दिखाकर उड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। देन विद eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite. Then with eerie delicate, eerie means scary, डरावनी, डरावनी लेकिन डेलिकेट, लेकिन सॉफ्ट। जब गोल्डफिंच ट्री के ऊपर आई थी तो कैसी आवाज आई थी? एकदम से बहुत ज्यादा स्टार्टल करने वाली, शॉक करने वाली आवाज आई थी। एकदम से पूरा ट्री जो है हिलने लग गया, खूब हलचल ट्री के ऊपर। अब जब गोल्डफिंच जा रही है तब कैसी आवाज है? बहुत ही ऑफ कोर्स स्कैरी लेकिन सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट चिरपिंग है, धीमी आवाज है, जैसे कि कोई विस्पर कर रहा हो, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। She launches away, she flies away towards the infinite. Infinite means असीमित। असीमित क्या है? स्काई, लिमिटलेस स्काई, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो एकदम से उड़ जाती है स्काई की तरफ जो कि लिमिटलेस है, असीम है। And the laburnum subsides to empty. And the laburnum is back to emptiness. वही emptiness जो हमने इस पोम के शुरू में देखी थी, वही emptiness जो हमें फर्स्ट स्टैंजा में देखी थी, वही emptiness जो ह्यूमन बीइंग्स के मोनोटोनस शेड्यूल को सिंबलाइज करती है कि हमारा एक रूटीन है, डल रूटीन है, जिसके अंदर कोई भी ज्यादा लाइवलीनेस नहीं है। हम सब एक ऐसा रूटीन फॉलो कर रहे हैं, राइट? अब इस रूटीन के अंदर स्लाइड चेंज क्या हुआ? स्लाइड चेंज हुआ गोल्डफिंच का आना। गोल्डफिंच का आना लेबर्नम ट्री के अंदर एक लाइवलीनेस लेके आता है। सिमिलरली अगर हम भी अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज कर लें तो हमारी लाइफ में भी लाइवलीनेस आ सकती है। ये तो हुई हमारी फर्स्ट थीम की जस्टिफिकेशन। और हमारी सेकेंड थीम की जस्टिफिकेशन ये हुई कि लेबर्नम ट्री जो है पॉइजनस है, ठीक है? देखा जाए तो कोई भी चीज जिसके अंदर नेगेटिविटी होती है वो यूजुअली हेल्पफुल नहीं होती, पर इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प द गोल्डफिंच। कैसे? गोल्डफिंच ने अपना घोंसला उसके ऊपर बनाया हुआ है और गोल्डफिंच जो है अपने यंग वंस को लेबर्नम ट्री के ऊपर छोड़कर जाती है खाने के तलाश में। गोल्डफिंच के आने से लेबर्नम ट्री पे हलचल हो जाती है, अदरवाइज उसकी डल सी लाइफ है, शांत, ना कोई आवाज ना कोई शोर। लेबर्नम ट्री पे लाइवलीनेस लाती है गोल्डफिंच, और गोल्डफिंच के बच्चों को एक पनाह, एक शेल्टर देता है लेबर्नम ट्री। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यही हमारी थीम है कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प करें तो हमारी लाइफ और मीनिंगफुल हो सकती है। ह्यूमन बीइंग्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए टू मेक आवर लाइव्स मोर मीनिंगफुल। साथ ही ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है दैट इफ अ थिंग हैज नेगेटिव क्वालिटीज लाइक द लेबर्नम ट्री which is supposed to be a poisonous tree, still it can have some goodness in it to be of use to others. It is of use to the goldfinch. हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये तो बेकार है, इसका तो कोई काम नहीं है, इसके तो ट्रीज, इसके जो लीव्स हैं वो पॉइजनस है, तो ये किसी काम का नहीं है ये ट्री, है ना? तो किसी भी चीज को साइडलाइन नहीं कर देना चाहिए हमें ये कहकर कि इसके अंदर तो कोई भी इसके अंदर ये नेगेटिव क्वालिटी है और ये किसी काम का नहीं है। I hope the poem is clear and now let's
डू दी क्वेश्चन आंसर्स एंड RTCs, इससे ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. आई हैव ट्राइड कि मैंने हर लाइन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया है ताकि और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए कि पोएम में एक्चुअली है क्या. पोएटिक डिवाइसेस को भी कवर करने की कोशिश करी हुई है. लेट्स स्ट्रेट मूव ऑन इनटू द question answers. These questions are your textual questions. They are there in your NCERT. What do you notice about the beginning and the ending of the poem? जब मैं poem explain कर रही थी तभी भी मैंने आपको एक चीज की तरफ इशारा किया था, मैंने समझाया था कि पोएम की बिगिनिंग और एंडिंग जो है इट इज फुल ऑफ सॉलिट्यूड, साइलेंस, शांति. द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम आर क्वाइट सिमिलर. इन द बिगिनिंग द लेबर्नम ट्री इज साइलेंट, स्टिल एंड क्वाइट. कोई मूवमेंट नहीं है, कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल शांत है. And at the end also it becomes empty and motionless after the flying away of the goldfinch. This is also your NCERT question. To what extent is the bird's movement compared? What is the basis of the comparison? So the bird's movement has been compared to a lizard. And the basis of the comparison is the way in which the goldfinch moves and the lizard moves. The bird's movement is compared to the movement of a lizard. The basis of the movement is the quick, alert and abrupt way of moving just like that of a lizard. जैसे एक lizard alert रहती है और उसके बाद quickly अपने जो भी उसका प्रे है उसकी तरफ भागती है, वैसे ही हमारी गोल्डफिंच भी ध्यान रखते हुए कि आसपास किसी भी चीज से उन्हें कोई खतरा ना हो, कोई डेंजर ना हो, कोई और एनिमल, कोई और बर्ड ना हो, वो अपने बर्ड्स की तरफ, अपने यंग वंस की तरफ मूव करती हैं. The next question. This is also your NCERT question. Why is the image of the engine evoked by the poet? The image of the engine has been evoked by the poet to highlight that the goldfinch is pivotal to its family. Pivotal to its family? It plays a central role. गोल्डफिंच के इर्द गिर्द पूरी फैमिली का लाइफ, उनका सर्वाइवल चलता है. गोल्डफिंच जब नहीं थी तो वहां पर बहुत ज्यादा शांति थी. गोल्डफिंच जब वहां पर आई तो वहां पर खूब ज्यादा हलचल हो गई. गोल्डफिंच ही वो क्रीचर थी जो उड़ के गई और अपनी फैमिली के लिए खाना लेकर आई. तो गोल्डफिंच जो है वो सेंट्रल फिगर है अपनी फैमिली के लिए. It is the source of energy for its family. Also, it starts the sudden noise and movements of the young ones like the starting of the machine. तो इन सभी पॉइंट्स की वजह से गोल्डफिंच के आने से जो वहां पे हलचल हुई, ठीक है, उसको हमने कंपेयर किया एक इंजन की हलचल से. What does the phrase her barred face identity? This is a very important question from examination point of view. ये एग्जाम में काफी बार पूछ लेते हैं. The phrase her barred face identity mark refers to the, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, जो उनके फेस पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो भी ब्लैक कलर के निशान हैं गोल्डफिंच के ऊपर, उनकी वजह से गोल्डफिंच को बार्ड फेस कहा गया है और वो उसका आइडेंटिटी का, पहचान का मास्क है. मुखौटा है
These spots are like her identity mask, जिससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकती हैं. इसके अलावा there is one more very important aspect to the referring of the face of the goldfinch as barred face. For that, we need to understand another very important poetic device. Transferred epithet. Transferred epithet means that we use one word with a noun with which it is usually not associated. लेकिन हम उस वर्ड को उस पर्टिकुलर नाउन, उस पर्टिकुलर संज्ञा के साथ इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटीज जो हैं उस पर्टिकुलर नाउन को सूट कर रही हैं. हम एक वर्ड को एक नाउन के साथ यूज करते हैं जिसके साथ यूजुअली वो वर्ड यूज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं द नाइट वॉज स्लीपलेस, सो नाइट के साथ हम स्लीपलेस कभी यूज नहीं करते. नाइट इज अ नाउन. इस नाउन के साथ मैंने ये वाला एडजेक्टिव यूज किया है स्लीपलेस. मैंने अभी बताया हम वो वर्ड खास तौर पर एडजेक्टिव यूज करते हैं जो उस नाउन के साथ यूज नहीं होता. मीनिंग क्या है? द नाइट वॉज नॉट स्लीपलेस, इट वॉज द पर्सन, प्रोबेबली यू. अगर आप बोल रहे हो द नाइट वॉज स्लीपलेस मीन्स आप रात को स्लीपलेस फील कर रहे थे किसी भी वजह से. आपको नींद नहीं आ रही थी, आपको डर लग रहा था, आपकी तबीयत खराब थी, बाहर एटमॉस्फेयर में बहुत बारिश थी, आंधी थी, तूफान थी, वट एवर मे बी द रीजन, यू वर स्लीपलेस, नॉट द नाइट. है ना? तो जब हम, लेकिन हमने इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये बात क्लियर करी है कि रात को नींद न आने की वजह से रात जो है वो बहुत बेचैन थी. है ना? बेचैनी थी, नींद नहीं आई रात को. इन दिस पर्टिकुलर phrase, her barred identity mask, the poetic device transferred epithet is used. The branches of the tree appear like bards and camouflage the identity of the goldfinch. Behind the branches of the tree, the face of the goldfinch appears to be barred. Barred is the tree and its branches. हमने अपने बुक में स्टार्टिंग में देखा था कि जो लीव्स हैं इस ट्री के, ये ऐसे हैंग हो रहे होते हैं. है ना? तो ट्री कैसा लग रहा है? जैसे कि बार्स हैं. इसके पीछे से अगर चिड़िया दिख रही है तो कैसी दिखेगी? जैसे वो बार्स के पीछे है. तो इट इज नॉट द फेस विच इज बार्ड, उस पे ये स्पॉट्स तो हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बार लाइक अपीयरेंस है ये ट्री की है. ट्री बार्ड है, उसके पीछे से चिड़िया दिख रही है हमको. है ना? ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पे, इट इज नॉट द goldfinch which is barred, but it is the branches of the tree which are barred. So a transferred epithet has been used here. So you can use any one of these two answers which you feel you are comfortable with. Actually poetry होती ही ऐसी है. इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर फ्रेज को, एक पर्टिकुलर पोएटिक डिवाइस को एक से ज्यादा बार, ज्यादा तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो. यही ब्यूटी है पोएम की. हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है उसको इंटरप्रेट करने का. तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों पर्सपेक्टिव्स क्लियर करे हैं. दोनों में से कोई भी अगर हम एग्जाम में लिखेंगे हमें फुल मार्क्स मिलेंगे. इनफैक्ट द एग्जामिनर विल बी हैप्पी टू अंडरस्टैंड द क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड कि उसने इसकी ये वाले एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करी. सो यू आर फ्री टू यूज एनी वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस. बोथ आर इक्वली करेक्ट.
Now let's have a look at the RTCs. The first RTC is based on the first stanza of the poem. The first stanza is like this. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The laburnum, why do you think the laburnum tree is silent and still? Why is it silent and still? Because the goldfinch has not yet arrived. Because only when the goldfinch comes to the branch of the tree does it create a movement there, does it create a series of sounds there, does it create a series of movements there. गोल्डफिंच की एब्सेंस में वहां पर साइलेंस है, ठीक है. एंड द यंग वंस आर क्वाइट एंड स्टिल. ये बहुत बड़ा रीजन है गोल्डफिंच लेबनम ट्री पर साइलेंस के होने का, क्योंकि जब तक जो गोल्डफिंच है वो अपने यंग वंस के पास नहीं आ रही है, तो जो यंग वंस हैं, जो छोटे वाले गोल्डफिंच हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं अपने नेस्ट के अंदर कि कोई भी ये ना जान ले कि यहाँ पर कोई छोटे बर्ड्स हैं. ऐसा ना हो कि कोई और जो एनिमल है या बर्ड है देख ले कि यहाँ पर छोटे वाले बर्ड्स बैठे हैं और आके उन्हें किसी भी तरीके का डेंजर हो, उन पे अटैक कर दे. इस बात से बचने के लिए बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं अपने नेस्ट में. तो ये एक रीजन है कि वहां पे बहुत ज्यादा स्टिलनेस है, मूवमेंट नहीं है और साइलेंस भी है. The above lines are symbolic of which season? The above lines are symbolic of the autumn season. हमने ये पढ़ा था. The phrases yellow September sunlight, leaves yellowing and seeds fallen highlight this. Why have yellow leaves been referred to in the above lines? Yellow leaves have been referred to depict the autumn season. अगर हम green leaves बोलेंगे तो of course पता चल जाएगा कि spring time है, fresh leaves जो हैं वो खिले हुए हैं ट्री के ऊपर. येलो लीव्स को रेफर करने का एक रीजन ये है कि ऑटम सीजन है. येलो लीव्स को रेफर करने का एक और रीजन है कि लेबर्नम टॉप के ट्रीज के लीव्स होते ही येलो है. द कलर इज ओनली येलो. ऑफ कोर्स जो येलो कलर के लीव्स हैं वो ऑटम सीजन में और ज्यादा पीले पड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं और झड़ जाते हैं. Yellow leaves have been referred to depict the autumn season. Also, the original color of the leaves of a laburnum tree is yellow. That is why yellow leaves have been referred to here. The next RTC till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then a sleek as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. यहां तक है हमारी next RTC. How has the movement of the goldfinch been described in the above lines? The movement of the goldfinch is described by using a poetic device simile. The bird is said to be moving stealthily. Stealthily means चुपके से, बिल्कुल चोरी चोरी. Like a lizard, alert, चौकन्ना होकर, and abruptly means suddenly, झटके से. What happens with the arrival of the goldfinch? ये भी एक important question है from exam point of view. In your RTC, if it is a 1 mark question, आप सिर्फ इसमें से 1 point लिखेंगे. But if it is a more than 1 mark question, it's a 2 mark question which is set in your examination. आप ये पूरा answer लिखोगे. Because we are making notes over here, so I have included all the points in this particular answer. With the arrival of the goldfinch, there is a sudden movement in the tree. The commotion means the movement,
makes it look as if the tree has come to life. Suddenly ट्री में पेड़ में जान सी आ गई है. हमें थोड़े से अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स यहाँ वहाँ यूज कर लेने चाहिए ताकि हमारा आंसर थोड़ा सा इफेक्टिव बन जाए. This commotion is created, this noise, this movement is created due to the flapping of the wings. Flapping means फड़फड़ाना of wings and chirping of the young ones. जो छोटे birds हैं गोल्डफिंच के, उनकी पंखों को हिलाने से और उनकी चहचहाने की आवाज से वहां पर ये आवाज और मूवमेंट होता है. What does the phrase the machine starts up mean? मैंने कहा था ना एक recap हो जाएगा when we go through the RTCs. Almost on every phrase, every line I've tried to create a question ताकि हम उसको read करें, बार बार हम उस go through करेंगे तो वो fix हो जाएगा हमारे mind में and we'll be able to retain it for a longer time. The phrase the machine starts up means that the chirping and flapping of wings and the buzzing noise in the tree makes it appear like a machine has started up. जैसे कि suddenly एक मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई है और मशीन के स्टार्ट होते ही वाइब्रेशन होती है, एक गड़गड़ाहट की आवाज होती है, वो ही एक chaotic सी आवाज होती है, वो फील हुई जब गोल्डफिंच ट्री की ब्रांच पे आई और जो बर्ड्स हैं उन्होंने अपने पंख फ्लैप करने शुरू कर दिए, चर्पिंग करने शुरू कर दी अपने मदर को आता हुआ देखकर. तो इसीलिए ऐसा लगा कि मानो जान आ गई हो ट्री के अंदर. The next RTC is from here. She enters the thickness and a machine starts up. Of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and trills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. What does the word thickness mean here? Thickness here means the dense branches of the tree. जो घनी branches हैं tree के उसको refer किया गया है thickness से. वो thick हैं. What makes the tree tremble and trill? The flapping of the wings. सिंपल सी बात है, वहां पर आवाज क्यों हुई, वहां पे मूवमेंट क्यों हुआ, वो फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स की वजह से हुआ, चर्पिंग की वजह से हुआ. The flapping of wings and chirping of the lively and excited young ones makes the tree tremble and trill. So see, from the beginning of today's lecture, I have been talking about 2 or 3 very important points and आपने देखा होगा कि मैं repeatedly उन्हें ही use कर रही हूँ but with different words. डिफरेंटली मैं प्रेजेंट कर रही हूं उसी आइडिया को. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न. दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव एक्सप्रेशन. आपने सेम बात बोलनी है लेकिन अलग लैंग्वेज से, अलग तरीके से. Whom or what does it refer to in the above lines? The word it refers to the goldfinch in the above lines. How does it stoke fuel? It stokes fuel, very important, by feeding her young ones, which is a source of energy for them. As fuel serves to give energy to a machine. किसी भी तरीके का फ्यूल जो है, ईंधन जो है, किसी मशीन को चलाने के लिए उसको एनर्जी देता है, वैसे ही वो अपनी फैमिली को, अपने यंग वंस को खाना देकर उनके अंदर फ्यूल डालती हैं, एनर्जी डालती है. एंड देन द लास्ट RTC. Then with eerie, delicate whistle chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. Who is she in the above lines? Of course, ये तो simple है. She is the goldfinch in the above lines. Why does she make a delicate whistle chirrup? She makes, मैंने समझाया था पहले भी, makes a delicate whistle chirrup to give an indication to the young ones that she is going to fly away.
She warns them to keep calm and quiet. अब जाने से पहले वो अपने young ones को कह के जा रही हैं कि अब उनको आवाज नहीं करनी है. When she came, there was a lot of noise. When she is leaving, she has indicated to them कि अब बिल्कुल शांत हो जाना है उसके वापस आने तक. How does this sound contrast with sounds heard a little while ago in the poem? This sound is a soft and calm sound which contradicts with the lively and merry sound heard a little while ago when the goldfinch came to the branch of the laburnum tree. The sound is described as eerie and deadly. Earlier, it was a merry and happy sound, and now it is a very, very deadly, very scary sound which she is taking out before she is going to fly away. Explain the second last line of the poem. The second last line of the poem tells us that the goldfinch now leaves the laburnum tree and flies towards the sky in order to achieve her next goal of collecting food for her young ones. The second last line of the poem, अगर हम थोड़ा सा एक बार देख लें, she launches away towards the infinite. मैंने शुरू में भी एक्सप्लेन की थी ये लाइन कि हल्की सी अब विस्पर करके, हल्की सी आवाज निकाल के अपने यंग वंस को ये इंडिकेशन देकर कि अब मैं जा रही हूं और उनको पीछे से कोई भी आवाज नहीं करनी, क्योंकि अगर वो आवाज करेंगे तो आसपास बाकी बर्ड्स एनिमल्स को पता चल जाएगा कि यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स हैं इधर नेस्ट के अंदर. शी फ्लाइज अवे इनटू द स्काई, वो वापस उड़ जाती है स्काई में दोबारा से अपने यंग वंस के लिए खाना लेके आने के लिए. Hope the poem and the RTCs are clear to all of you. Meet you with another session very soon. Bye bye.